आज लाओ त्से की पुस्तक ताओ ते चिंग के 24वें सूत्र पर हम लोग बात करते हैं। पहले सुने और फिर उस पर हम लोग आगे यात्रा करेंगे। लाओ त्से लिखते हैं, इफ़ यू स्टैंड ऑफ योर टोज you cannot stand firmly. If you take long steps, you cannot go far. Showing off does not reveal enlightenment. Those who show off do not shine. Boasting will not produce accomplishment. Those who boast are not respected. Those who are self-righteous are not prominent. Those who praise themselves do not prevail. All these ways of acting are odious, distasteful. They are superfluous excesses. They are like a pain in the stomach, a tumor in the body. When walking the path of the Tao, this is the very stuff that must be uprooted, thrown out and left behind. Those who follow the way, the Tao, do not remain with such people. लाओ त्से कहते हैं, अगर तुम अपने पंजों पर खड़े होगे तो तुम दृढ़ता से नहीं खड़े हो पाओगे, और अगर तुम लंबे लंबे कदम चलोगे तो तुम बहुत दूर तक नहीं जा पाओगे। प्रदर्शन करने की जो वृत्ति है उससे तुम्हारे ज्ञान का पता नहीं चलता। जो बहुत प्रदर्शन में रुचि लेते हैं उनकी चमक खो जाती है, और डींगे हाँकना या अतिरेक में बातें करना किसी भी कौशल का निर्माण नहीं करता। जो इस तरह की डींगे हाँकते हैं, अतिरेक में बातें करते हैं, वो सम्मानित नहीं होते, और जो स्वयं सही होने की भावना से ग्रस्त हैं वो विख्यात नहीं होते। जो स्वयं की प्रशंसा करते हैं, जो स्वयं की प्रशंसा में रत रहते हैं, उनकी ख्याति स्थायी नहीं होती, वो दूर तक नहीं जाती। ये जो सारे रास्ते हैं, ये जो कार्य हैं, ये जो क्रियाएं हैं जो व्यक्ति के माध्यम से होती हैं, ये घृणित हैं, अरुचिकर हैं, ये अनावश्यक और अतिरिक्त बातें हैं। ये ऐसे ही हैं जैसे पेट में दर्द, जैसे शरीर में कोई ट्यूमर। जब कोई इस ताओ के मार्ग पर चलता है तो उसे इस तरह की बातों को पूरी तरह उखाड़ फेंकना चाहिए और उन्हें बिल्कुल पीछे फेंक देना चाहिए। जो इस ताओ का, इस शाश्वत मार्ग का अनुसरण करते हैं, वो ऐसे लोगों का संग साथ नहीं करते। कैसे लोगों का? जैसे लोगों का वर्णन ऊपर किया गया है। आज का वर्ष भी बड़ा मज़ेदार है, रोचक है। बात को समझें। सरल बातों में बहुत ही सिंपल ढंग से लाओ त्से अपनी बातें रखते हैं। व्यवहारिक भी हैं, समझने जैसी हैं। और अगर तुमने ध्यान दिया होगा कि 24वें सूत्र तक आ गए हैं, कोई भी ऐसी
अतिरेक की बात नहीं, कोई चमत्कारिक काल्पनिक किस्से कहानी वाली बात नहीं। लाओ त्से का जो धर्म है, जो ताओ है, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, प्रैग्मेटिक है, व्यवहारिक है, जीवन से जुड़ा हुआ है, उसकी जड़ें जीवन में हैं। अध्यात्म जब तक तुम्हारे जीवन में ना प्रवेश करे, उसका मूल्य क्या हो सकता है? कई बार बहुत सारे लोग बहुत सारी धार्मिक बातों में रुचि लेते हैं, अध्यात्म में रुचि लेते हैं, और वो अपने आप से ये प्रश्न नहीं करते कि इससे हमें मिलेगा क्या, इसकी प्रासंगिकता, उपयोगिता क्या है, हमारे जीवन में इसका प्रभाव क्या होगा और हमारे दैनिक जीवन में प्रभाव क्या होगा। सर्वोपरि बात तो ये लाओ त्से के ये सारे सूत्र जो धीरे धीरे यात्रा करते हैं, अचानक हमको व्यवहार के सघन धरातल पर ले आते हैं और अचानक ताओ की रहस्यमय गहराइयों में ले जाते हैं, या ताओ की असीम ऊंचाइयों में हमको उड़ा ले जाते हैं। ये इनका बहुत ही गहरा और अभूतपूर्व ढंग है। लाओ त्से की आज की जो शुरुआत है सूत्र की, वो कहते हैं अगर तुम पंजों के बल खड़े होगे तो दृढ़ता से नहीं खड़े हो पाओगे। पंजों के बल खड़े होना, उचकना, क्या तात्पर्य है पंजों के बल खड़े होने से? जबरदस्ती ऊंचा होने की कोशिश, अतिरिक्त प्रयास, अस्तित्व ने, निसर्ग ने तुम्हें जो ढंग दिया है खड़े होने का, उसके बजाय तुम एक और ढंग लेते हो। अस्तित्व ने तुम्हें जैसा रचा है उसके अलावा तुम कुछ और होने की चेष्टा करते हो। पंजों के बल खड़े होने की जो बात लाओ त्से ने इतने साल पहले, हजारों साल पहले लिखी थी, लाओ त्से को कल्पना भी नहीं होगी कि एक वक्त आएगा जब सचमुच में लोग पंजों के बल खड़े हो जाएंगे। मानसिक और काल्पनिक रूप से तो खड़े ही होंगे वो, लेकिन सचमुच में खड़े हो जाएंगे पंजों के बल, चलने लगेंगे पंजों के बल। केवल कुछ अतिरिक्त पैदा करने के लिए हमने महिलाओं को फैशन के नाम पर उसी पंजों के बल खड़े होने की एक विचित्र व्यवस्था में धकेल दिया है। हाई हील पहन, पेंसिल हील पहनना, तमाम जो फुटवियर हैं महिलाओं के, वो तो ऐसे ही हैं, अगर गौर से देखो तो सचमुच में वो बेचारी पंजों के बल ही खड़ी हुई हैं। अब पंजों के बल खड़े होकर कोई बहुत आराम से चलता हो, ये तो संभव नहीं। आपको उनसे कैट वॉक करानी है। अब कैट वॉक क्यों करानी है भाई? वुमेन वॉक करा लो, स्त्रियोचित चाल हो, बिल्ली जैसी चाल हो, जैसे बिल्ली चलती है उस तरह से चलाएं। क्यों चलाएंगे उस तरह से? थोड़ा उनका जो शरीर सौष्ठव है वो अलग तरह से काम करेगा। कई फैशन शोज में और कई जगहों पर तो इन पर बैन भी लगा दिया गया, भाई इतनी पेंसिल हील ना पहनो कि आपको तमाम आर्थोपेडिक प्रॉब्लम हो जाए, कमर घुटने सब बेकार हो जाए, और भागना पड़े तो कहाँ भागेंगे? फिर तो आपको हाथ में निकाल के ही भागना पड़ता है, नेचुरल नहीं है। तो लाओ त्से को तो पता ही नहीं होगा कि एक दिन हम फैशन में आकर सचमुच में पंजों के बल खड़ा कर देंगे। मिलता क्या है? महिलाओं से भी पूछिए क्या मिलता है पेंसिल हील या वो हाई हील पहनकर पंजों का बल चलने पे? मेहनत है, एफर्ट है, प्रैक्टिस है। एकदम से किसी को पहना दो तो चल भी नहीं पाएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मिलता कुछ भी नहीं, क्योंकि समाज ने उसको सम्मानित बनाया है। खड़े होने का जो पोस्चर है वो थोड़ा अलग किस्म का हो जाता है। फैशन ने उसको महिमा मंडित कर दिया है। थोड़ी ऊंचाई बढ़ जाती है, महिलाओं की हाइट बढ़ जाती है। अब ये उचकना यानी कि ऊंचा होना ही तो हर कोई चाहता है। अब सोचो कि अगर सचमुच में महिलाएं 6 साढ़े 6 फीट की हों और उस पर वो
ये वाले अपने फुटवियर पहन लें और पंजों के बल खड़ी हो जाएं तो क्या हाल होगा, अच्छा नहीं लगेगा फिर। तो जिनका कद कम है वो पहने तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि थोड़ा कुछ इंच ऊपर हो गए। ये कुछ इंच ऊपर हो जाने की जो कोशिश है व्यक्ति की, ये फिजिकल प्लेन पर उतर आई आज, लाओ त्से को नहीं पता था, लेकिन वो जब कह रहे हैं ये सूत्र तब वो कह रहे हैं कि ये कुछ इंच उचकना पंजों के बल खड़े हो जाना, ये जो मानसिक वृत्ति है इसी ने व्यक्ति को परेशान कर रखा। उसकी दृढ़ता खो गई है, जो दृढ़ता है वो चली गई है। लाओ त्से के जो पसंदीदा प्रतीक हैं वो यही हैं कि तुम एक वृक्ष की तरह हो, एक पेड़ की तरह जिसकी जड़ें नीचे जाएं गहराई में और उसकी शाखाएं प्रशाखाएं ऊपर आसमान में जाएं। जितनी गहरी जड़ें उतनी ऊंची उसकी शाखाएं प्रशाखाएं। दृढ़ता हो खड़े होने में। लेकिन अगर तुम ये पंजों के बल खड़े होने का एटीट्यूड जारी रखोगे तो क्या होगा, तुम कभी भी दृढ़ता से खड़े नहीं हो पाओगे। शारीरिक रूप से तो आज ये दिखता है, और मानसिक क्या है, मानसिक ये है कि तुम जहाँ हो वहाँ कभी संतुष्ट नहीं हो। तुम जहाँ हो वहाँ कभी भी पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं हो, उपस्थित नहीं हो, तुमको कुछ और चाहिए। वही है पंजों के बल खड़ा हो जाना। इस क्षण में तुम अभी बस ऐसे ही हो सकते हो जैसे हो, लेकिन तुम्हें पंजों के बल खड़ा होना पड़ेगा, तुम्हें ज़्यादा ज्ञानी होना पड़ेगा। तुम हमेशा कुछ और की तलाश में हो। जैसे कुछ विज्ञापन नहीं चलते हैं कि ये दिल मांगे मोर, तो मोर और की मांग, इसने व्यक्ति के अंतर मन को पूरी तरह प्रदूषित कर दिया है, करप्ट कर दिया है। तुमको हमेशा और चाहिए, और ही है पंजों के बल खड़ा होना। तुम भोजन करने बैठे, जो तुम्हारे सामने भोजन है तुमको वो नहीं, तुमको और चाहिए, कुछ और चाहिए। तुम्हारे पास वस्त्र हैं, सुंदर हो सकते हैं, तुम उसमें अच्छे सुंदर लग सकते हो, लेकिन उससे तुम संतुष्ट नहीं, तुमको कुछ और चाहिए। तुम पंजों के बल खड़े हो गए। अक्सर तुम देखो जिन लोगों के पास कम वस्त्र हों, बड़े अच्छे से कपड़े पहन के तैयार वैयार हो जाते हैं। जिनके पास बहुत कपड़े होते हैं वो अक्सर ठीक से तैयार नहीं हो पाते। आज के प्रसंग में महिलाओं का बार बार इस शुरुआत में जिक्र आ रहा है, तो इससे ये नहीं है कि कोई उनके प्रति अलग बात कही जा रही, लेकिन कुछ उदाहरण उधर ही चले जाते हैं। तो क्या किया जाए, फैशन के चक्कर में देखिए क्या है कि इतनी वार्डरोब इकट्ठी कर लेती हैं महिलाएं, इतने वस्त्र, इतने ड्रेसेज, कहीं जाना हो तो उनको कुछ निकलता ही नहीं पहनने का। और अक्सर उन्हीं महिलाओं के ये वक्तव्य होते हैं कि मेरे पास तो कुछ पहनने को है ही नहीं, जिनके पास वो हज़ारों ड्रेसेज वार्डरोब में भरी पड़ी होंगी, कुछ पहनने को है ही नहीं। क्योंकि कुछ और, उनको पंजों के बल खड़ा होना है, उनको पंजों के बल खड़ा होना है, तो उनकी दृढ़ता चली गई। दृढ़ता और स्पष्टता ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब तुम और की मांग करते हो, तुम्हारी दृढ़ता जाती है और स्पष्टता भी जाती है। और जब तुम जहाँ हो, जैसे हो, उसमें पूरी तरह ठहरते हो, तो दृढ़ता भी आती है और स्पष्टता भी आती है। दृढ़ता एक किस्म की शक्ति लाती है, स्पष्टता एक किस्म की गति लाती है। तो ये जो वर्तमान से भागते चले जाने की प्रवृत्ति है, यही है पंजों के बल खड़ा हो जाना। कौन व्यक्ति अपने पैरों पर ठीक ठीक खड़ा है? कोई भी नहीं। धन की बात अगर देख लो, धन की आवश्यकता है, एक सीमा पर आकर तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी भी हो जाती, लेकिन फिर तुमको और चाहिए। और का करना क्या है? फिर और का वेस्टेज ही करना है। पंजों के बल खड़े हो गए, तुम लगातार तनाव से भरे हो। ये जो तनाव है ये व्यक्ति को खत्म कर देता है। लाओ त्से की जीवन दृष्टि सहजता की जीवन दृष्टि है। लाओ त्से की जो ये शाश्वत ताओ की अंतर्दृष्टि है,
वो परम सहजता की अंतर्दृष्टि है। वो कहता है कि जीवन इस क्षण में है और वो पूरी तरह सहज है, सबको उपलब्ध है, लेकिन हम ही उससे दूर चले जाते हैं। वो कहता है कि अगर तुम लंबे लंबे कदम रखते हो, लंबे लंबे डग भरते हो, तो तुम बहुत दूर तक नहीं जा सकते। अगर तुमको दूर का सफ़र तय करना है तो आहिस्ते चलो, क्योंकि लंबे लंबे कदम रखोगे थक जाओगे, थकोगे फिर गिरोगे। कई बार थक कर तुम ऐसे गिरते हो कि दोबारा उठते ही नहीं। अक्सर जो लोग ऐसी मरीचिकाओं के पीछे भागते हैं, जिनको उन्हें लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है, उनको पाना, उनको उपलब्ध करना, लंबे लंबे डग भरते हैं और फिर एक दिन धराशायी हो जाते हैं। अक्सर आत्मघात की तरफ बढ़ने वाले लोग सफल लोग होते हैं। तुमने बहुत परेशान, गरीब ऐसे लोगों को आत्महत्या करते सुना होगा समाचारों में। उसकी परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन आमतौर से बात उल्टी होती है। लंबे लंबे डग भर के व्यक्ति कहीं पहुंच गया है, अब कहीं उसको समझ में नहीं आता कहाँ जाए, आहिस्ते चलना है। और फिर अगर तुम कहो कि नहीं, जो गरीब व्यक्ति है वो भी तो कभी कभी आत्महत्या कर लेता है, तो वहाँ भी लंबा डग ही है, लंबा ही कदम है। अगर वो ठहरे, धैर्य रखे, तो उसको दिखाई देगा कि ज़िंदगी धीरे धीरे चलकर भी पूरी की जा सकती है, आहिस्ते आहिस्ते चलकर। शाम को तुम बैठे हो, तुम परेशान हो इस अंधेरे से कि कैसे निकलेंगे इस अंधेरे से, कुछ लंबा कदम रखें कि जल्दी सुबह आ जाए, तो आधी रात तक तुम आत्मघात के विचार से भर जाओगे, क्योंकि तुम्हें लगेगा वक्त नहीं बीत रहा है, ये सब जैसे ठहर गया है। और सुबह तो अपने वक्त से आएगी, वो तो अपने समय से आएगी, आहिस्ते धीरे धीरे आएगी। तो जिसने भी ये लंबे लंबे कदम रखने की कोशिश की, उसके जीवन में एक तनाव आएगा, और वो किसी भी तल पर हो सकता है, किसी भी तल पर हो सकता है। तो ये जो प्रारंभ लाओ त्से ने इस सूत्र का किया है, वही है महत्वपूर्ण। लाओ त्से आज के सूत्र में इशारा कर रहे हैं कि ये जो ताओ है, ये सहजता का, नैसर्गिकता का ढंग है। तुम्हें जीवन में ऊंचा उठने के लिए पंजों पर खड़े होने की जरूरत नहीं है। तुम बस खड़े रहो, तुम दृढ़ता से खड़े रहो। तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए भविष्य को टटोलते रहने और खंगालते रहने की जरूरत नहीं है। तुम इस वर्तमान क्षण में ठहरे रहो, अपना काम करते रहो, और भविष्य निखरता जाएगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ में तो हमेशा वर्तमान होगा, निखर जाएगा। अभी का काम करो, भविष्य में भागोगे वो पंजों के बल भाग जाओगे। लंबे लंबे कदम रखोगे, यानी कि तुम आज से 5 साल 10 साल बाद की सोचोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, वो तनाव से भरेगा तुमको, क्योंकि तुमको तो पता ही नहीं कि फिर क्या होने वाला है, फिर क्या आने वाला है। लंबे लंबे कदम थका देते हैं। जल्दबाजी व्यक्ति को अशक्त बना देती है, शक्तिहीन बना देती है, और धैर्य उसको सर्वाधिक शक्तिशाली बना देता है। लंबे कदम अधैर्य में भी रखता है व्यक्ति, और भय में भी रखता है। आश्वस्त ढंग से वही चलता है जो शांत है। लाओ त्से का ढंग शांति का ढंग है। वो कहते हैं आश्वस्त रहो, इस कदर विचलित होने की जरूरत क्या है, अस्तित्व ने तुमको संभाला है, उस ताओ ने तुमको संभाला है, आहिस्ते से चलो। जब कहीं जरूरत होगी लंबे कदम की तो रख लिया जाएगा, लेकिन जब जरूरत नहीं है तब भी तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो जीवन में एक धैर्य की अवस्था और एक संतुलन की अवस्था, उसको लाना है। प्रारंभ यहीं से लाओ त्से कर रहे हैं आज के सूत्र का। आगे वो कहते हैं कि प्रदर्शन करना तुम्हारे ज्ञान को, इनलाइटनमेंट को नहीं प्रदर्शित करता है, दिखाता है, उसको रिवील नहीं करता, उद्घाटित नहीं करता। और
जो लोग बहुत प्रदर्शन करते हैं उनकी चमक खो जाती है। शाइन और इनलाइटनमेंट, लाओ से इस शब्द को ले आए, बोध और चमक। प्रदर्शन वृत्ति, प्रदर्शन वृत्ति एक बड़ी घातक मनोवृत्ति है। तुम अगर कुछ ज़्यादा प्रदर्शन में रुचि रखते हो तो लाओ से कहते हैं कि वो तुम्हारे प्रज्ञा को, तुम्हारे इनलाइटनमेंट को उद्घाटित नहीं करता, बल्कि उसे कुंठित कर देता है, बंद कर देता है। जो व्यक्ति ज़्यादा प्रदर्शन में रुचि रखता है वो इनलाइटनमेंट से दूर हो जाता है। लाओ त्से ने यहाँ पर बहुत ही सूक्ष्म ढंग से इनलाइटनमेंट का सूत्र दिया है, एक की दी है। अगर तुमको उस प्रज्ञा के जगत में, उस आयाम में जाना है और तुमको अपनी उस अक्षुण चमक, जो चमक कभी खोती नहीं, शाश्वत चमक में प्रवेश करना है, या कहें शाश्वत प्रकाश में प्रवेश करना है, तो पहला काम जो करना है वो यही करना है, जो शो ऑफ है उसको हर तल पर तुम्हें समाप्त करना है। हर तल पर शो ऑफ, अगर तुम व्यवहारिक जगत से उसकी सारी चीज़ को देखना शुरू करो, व्यक्ति के भीतर जो सारा धुआं सा भर गया है वो इसी शो ऑफ की वजह से। दिखाना है लोगों को। जीवन में क्या होना है ये जरूरी नहीं, लोगों को दिखना चाहिए। तो सब दिखने में लगे हैं। लोग अच्छा होना नहीं चाहते, लोग अच्छा दिखना चाहते हैं। लोग सुंदर होना नहीं चाहते, लोग सुंदर दिखना चाहते हैं। लोग संत होना नहीं चाहते, लोग संत दिखना चाहते हैं। लोग ज्ञानी होना नहीं चाहते, लोग ज्ञानी दिखना चाहते हैं। ये सारा शो ऑफ का ढंग हो गया। और आज के जगत में उसकी टेक्नोलॉजी भी आ गई है, उसके सब जो हम तकनीक के जगत में हैं और इस इंटरनेट के जगत में हैं, उसमें हमारे लिए ये सब चीज़ें और घातक रूप से संगी साथी बन गई हैं इस प्रदर्शन वृत्ति की। इस पर दृष्टिपात करना होगा कि क्यों रुचि लेता है कोई व्यक्ति इस शो ऑफ में, इस प्रदर्शन वृत्ति में कोई रुचि क्यों लेता है। प्रकृति नहीं लेती, निसर्ग को तो कोई रुचि नहीं। कहीं कोई फूल खिलता है तो उसको विज्ञापन निकालने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती कि भैया मैं खिल गया हूँ, कल आना 10 बजे हमारे दर्शन करने। कोई फूल तो विज्ञापन नहीं निकालता। आसमान में चांद उगाता है, हम निहारते हैं, कविताएं लिखते हैं, गीत लिखते हैं, गज़लें लिखते हैं, अच्छा लगता है। वो कोई तुम्हें SMS तो नहीं करता, स्टेटस तो अपना नहीं डालता है कि भैया आज देखो मुँह गाए हैं। निसर्ग शांत है क्योंकि वो आत्मस्थ है। निसर्ग वही है जो उसको होना है। व्यक्ति अपनी वास्तविकता से, अपनी आत्मस्थ अवस्था से, यानी कि जो उसका नैसर्गिक स्वभाव है उससे हट गया है, वहाँ पर है नहीं। और वो क्यों आया है? पंजों के बल खड़ा हो गया, दृढ़ता खो गई, जड़ें नहीं रही। तो जड़ें नहीं रही तो क्या है? भागा भागा घूम रहा है व्यक्ति, विचलित सा घूम रहा है। विचलित सा घूमेगा तो प्रदर्शन करेगा, हर चीज़ का प्रदर्शन। कितना घातक है। और तुम देखो कि उसी ने व्यक्ति के अंदर इतना दबाव, इतनी घुटन पैदा कर दी है। अगर व्यक्ति शो ऑफ से दूर हो जाए, सहज जीवन शैली में आ जाए, तो कितनी शांति, कितना सुकून। जो लोग दुखी हैं आजकल, तुम देखो वो केवल इस प्रदर्शन वृत्ति के कारण, कभी कभी उसके इतने सिरे उलझे हुए होते हैं तुम कल्पना ही नहीं कर सकते। अगर कोई आए और अभी तुमको बुरा कह दे, तुमको मूर्ख कह दे, तुमको असुंदर कुरूप कह दे, तुम दुखी हो जाते हो। क्यों हो जाते हो? क्योंकि ये जो शो ऑफ है, ये प्रदर्शन वृत्ति है, सूक्ष्म रूप से भी अधिकांश लोगों के चारों तरफ लिपटी हुई है। क्योंकि तुमने सुंदर की एक परिकल्पना करी थी, तुमने अपने ज्ञानी होने की, समझदार होने की एक परिकल्पना करी थी, तुमने एक परिकल्पना करी थी
और अब कोई व्यक्ति आकर तुम्हारी उस परिकल्पना को इनकार कर देता है, तुम्हें चोट लग जाती है। अगर कल्पना करो कोई आकर तुमको कह दे तुम अज्ञानी हो, मूर्ख हो, कुरूप हो और तुम अविचलित रहो, तो इससे ही पता चलेगा कि तुम उस शो ऑफ में रुचि नहीं रख रहे थे, प्रदर्शन वृत्ति में। क्योंकि किसी के कहने से क्या फर्क पड़ता है, तुम जो हो सो हो, तुम जो हो सो हो। ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन हर व्यक्ति, तुम देखो, ये प्रदर्शन वृत्ति इतनी ज़्यादा लोगों के अंदर उतर गई है कि महामारी की तरह हर कोई छोटे बड़े ढंग से उससे ग्रस्त है। मूल में कोई जाना नहीं चाहता, मूल में जाने की ज़रूरत नहीं किसी को नज़र आती। यहाँ तक कि स्वस्थ होने की भी जो बात है, स्वस्थ होना भी हमारे शो ऑफ का एक पैटर्न बन गया है। और कितनी परेशानी है उससे, तुम देखो। व्यक्ति सचमुच में स्वस्थ होने के प्रयास करे, एक बात वो स्वस्थ रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे, लेकिन नहीं, प्रदर्शन करना है उसको, अपने स्वस्थ देह का स्वस्थ ढंग का प्रदर्शन करना है, स्वस्थ शैली का उसे प्रदर्शन करना है, और उसके नाम पर फिर उसको अपने शरीर को अलग अलग तरह से ढालना है। ये जिम और ये सब बुरे नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि उनकी उपयोगिता उपादेयता नहीं है, उनकी यूटिलिटी, लेकिन हम उसमें सचमुच में गहरे स्वास्थ्य की तरफ जाने के लिए काम कर रहे हैं या हम किसी प्रदर्शन के लिए काम कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात है। तुम स्वस्थ हो, बस बात खत्म हो गई। किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन तुम्हें स्वस्थ दिखाना भी है। फिर तुम्हारे लिए तमाम प्रोडक्ट आ जाएंगे, तमाम तुम्हारे लिए मार्केट तैयार हो जाएगा जो तुमको अलग अलग तरह से स्वस्थ बनाने के नाम पर बीमार करेंगे। तो प्रदर्शन वृत्ति है। फिर जो स्वास्थ्य है, अक्सर लोग तभी तलाशते हैं जब वो बीमार पड़ते हैं कि बीमारी ठीक हो जाए बस तो स्वस्थ है। वो एक रुग्ण अवस्था आ गई, डिजीज्ड स्टेट आ गई, जब तुम बीमार हो गए और बीमारी से मुक्त होने के लिए स्वस्थ होने का संघर्ष कर रहे हो। और जो सामान्य जीवन है, इसमें स्वस्थ होने पर कोई तुम्हारा प्रयास नहीं है, मौलिक प्रयास नहीं है। सहज भोजन करो, सहज ढंग से रहो, स्वस्थ रहोगे। लेकिन स्वस्थ रहने के लिए भी तुम्हारे पास बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट हैं, मार्केटिंग है, सारी चीज़ें हैं, तुमको दिखना है। और लाओ त्से देखिए कितनी विचित्र बात यहाँ पर कह रहे हैं। वो इनलाइटनमेंट ज्ञान को भी ले आए और वो कह रहे हैं कि जो बहुत प्रदर्शन में रुचि रखते हैं उनकी चमक खो जाती उनकी शाइन। आज के सूत्र को देखकर मैं हैरान हूँ कि कैसे 2500 साल या जो भी 2600-2700 साल जो भी हो गए होंगे, अप्रॉक्सीमेट 2500 कह दिया जाता है, लाओ त्से ने सोचा भी नहीं होगा कि यही तो बाजार बन जाएगा चमक खो जाने का। इतना प्रदर्शन की चमक खो जाए, लोगों के चेहरों की चमक खो गई है, तो रोज़ जाकर ब्यूटी पार्लर में पॉलिश करवाते रहो। अब ब्यूटी पार्लर से पॉलिश करके घिसवा के पता नहीं क्या निकलता, मैं आज तक समझ नहीं पाया। 30 साल की उम्र, 40 साल की उम्र, 50 साल, अरे स्वस्थ रहिए। तो मेरा अपना अनुभव है, स्वस्थ रहिए तो आप 70 साल की उम्र तक इतने चमकदार चेहरे वाले रह सकते हैं कि कोई ब्यूटी पार्लर आपको चमक नहीं दे सकता। चमक जाती क्यों है, पहला तो सवाल ये होना चाहिए हमको अपने आप से। ये तो फिजिकल बात कर रहा हूँ, लाओ त्से तो उसकी और शटल बात करें। मतलब मैं कह रहा हूँ कि इतने बाद में आज कैसे बाजार पैदा हो गया है। पहला तो प्रश्न ये पूछना चाहिए कि चमक जाती ही क्यों है, और लाओ त्से ने उसका सूत्र दे दिया, प्रदर्शन वृत्ति। हम अपना चेहरा अपने लिए नहीं रखते, हमारा चेहरा भी दूसरों के लिए एक शो विंडो है। घरों में लोगों को देखो, अगर उनको कोई देखने वाला नहीं है तो वो बिल्कुल अब भूतनी भी ऐड करना पड़ेगा उसमें, उस तरह से ही घर में पड़े रहेंगे। और जैसे कोई घर में आता हुआ दिखे तो मुंह धुलकर थोड़ा बाल कंघी करके मुस्कुराते हैं। घर में पड़े हैं अकेले तो मुस्कुराते तक नहीं, खुश होना तो अलग बात है। लेटे हैं, आलसियों की तरह पड़े हुए हैं,
अब अकेले भी तुम घर में रह रहे हो और तुम संयत ढंग से, संतुलित ढंग से उठो, बैठो, चलो, अपने प्रसन्नता को कायम रखो, अपनी मुस्कान को कायम रखो। कभी तुम देखो घरों में क्या अकेले लोगों के चेहरे मुस्कान वाले लगते हैं? बिल्कुल हर तरफ से वो जैसे कंप्रेस्ड हो चुके होते हैं। समझ में नहीं आता कि अकेले में हैं तो प्रसन्न क्यों हो, कोई आएगा तो प्रसन्न दिखाएंगे। प्रदर्शन वृत्ति का ये घातक रूप सूक्ष्म ढंग से अंदर आ गया, क्योंकि हमारा चेहरा भी दूसरों के लिए बन गया है, अपने लिए नहीं बना है। और कल्पना करो अगर हम अपने लिए ही प्रसन्न हैं, नैसर्गिक रूप से प्रसन्न हैं, बस प्रसन्न हैं, तो उस प्रसन्नता में जो चमक तुम्हारे चेहरे पर आएगी वो चमक और किसी बात से नहीं आ सकती, वो किसी फेशियल से नहीं आ सकती। तुम डिप्रेशन से भरे हो, तुम अवसाद से भरे हो और तुम कितना भी घिसवाओ चेहरा। हमारे उधर कहावत कही जाती है और ये पॉपुलर है, कहते हैं कि गधे को कितना भी धुलो वो धुलकर बछड़ा नहीं बनने वाला, कितना भी धुलो। तो जो जैसा है बस। मैं हालांकि गधों का बहुत सम्मान करता हूँ, गधे कोई बुरे नहीं है, मुझे तो बड़े खूबसूरत सुंदर लगते हैं और कई गधों की मैंने फ़ोटोग्राफी भी करी है और गधों के बच्चों की ख़ासतौर से मैंने फ़ोटोग्राफ्स निकाले हैं। इतने इनोसेंट, खूबसूरत उनके लुक्स होते हैं, कल्पना नहीं कर सकते। तो पर्सनली मैं गधों को बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन कहावत है कि कुछ का कुछ और नहीं हो जाएंगे आप। प्रदर्शन वृत्ति तुम्हारे चेहरे की ही चमक नहीं, तुम्हारे जीवन की चमक भी ले जाती है। अब बात के गहरे तलों में आए। बोध, इनलाइटनमेंट और साइन, लाओ त्से ने 2 शब्द उपयोग किए प्रदर्शन वृत्ति के लिए। अगर तुम्हारा ज्ञान दूसरों को दिखाने के लिए है तो तुम अपने अंतरतम में घनघोर अंधेरे से भर जाओगे, क्योंकि तब तुम्हारे लिए इतना ही तुष्टिदायक होगा कि लोग तुम्हें ज्ञानी समझ लें, लेकिन तुम सचमुच में हो या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तमाम ज्ञानी लोग जिन्हें समाज ज्ञानी समझता है वो अपने अकेले क्षणों में बड़े अवसाद से भरे होते हैं, खिन्नता से भरे होते हैं, क्योंकि तब कोई ज्ञान उनको नज़र नहीं आता, कुछ भी उनके काम नहीं आता। इसीलिए ऐसे अकेले क्षणों में अगर तुम किसी तथाकथित ज्ञानी के संपर्क में आ जाओ तो ज्ञानी की कई मिसाइलें तुम्हारी तरफ दाग दी जाती हैं, क्योंकि जब वो अपने ज्ञान की मिसाइल तुम्हारी तरफ डालता है तभी उसको पता चलता है कि मैं ज्ञानी हूँ, उसके पहले नहीं पता चलता। जब प्रतिक्रिया में लोग उसको ज्ञानी समझते हैं तो उसको ज्ञान का बोध होता है। लाओ त्से का एनलाइटनमेंट सहज एनलाइटनमेंट है, सहज बोध है। ऐसा एनलाइटनमेंट है जिसको कोई समझे ना समझे वो है, अपनी जगह है, वो अपनी जगह आत्मस्थ है। लोग हो सकता है उसको आकर गोबर गणेश कह दें, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लाओ त्से के जीवन काल में ऐसी तमाम घटनाएं हैं। कहते हैं कि वो इतना छुपे हुए, ढके हुए ढंग से रहते थे कि लोग पहचान ही नहीं पाते थे कि लाओ त्से हैं, इतने बड़े संत हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं। जिनको पता था वो जानते थे, आमतौर से लोग नहीं पहचान पाते थे। लेकिन आज अगर हम किसी ज्ञानी को या इनलाइटन पर्सन को पहचानते हैं तो कैसे उसकी प्रदर्शन की सारी प्रक्रिया के कारण, प्रदर्शन की प्रक्रिया के कारण। और फिर जीवन में जब ये प्रदर्शन वृत्ति सूक्ष्म स्थूल कई तलों पर प्रवेश करती है तो अनेक अनेक तलों पर चमक जाती है। चमक, ज्ञान और चमक का रिश्ता है। इसीलिए ज्ञान को हमेशा भारत में हमने एक ज्योति की तरह, एक लौ की तरह प्रदर्शित किया है। हर पूजा में एक दिया जला दिया जाता है भारत की परंपरा में, और उसका इतना ही अभिप्राय होता है कि ऐसे ही बोध घटता है, दिए की तरह बस जल जाना। कहाँ से कैसे कोई नहीं जानता। वो प्रज्वलित होना वही चमक है, वही रोशनी है, वही एक ढंग है हमारे ज्ञान का, बोध का, वो रोशनी, दिए की लौ। अब अगर इसको हम हर तल पर लगाते चले जाएं
तो हमें दिखाई देगा कि जैसे जैसे प्रदर्शन वृत्ति हमारे जीवन में प्रवेश करती जाती है, वो प्रज्ञा तो जाती ही जाती है, वो जो रोशनी है, वो चमक है, वो भी क्षीण होती चली जाती है, क्षीण होती चली जाती है। और तुम्हारा अंतर्मन, शरीर से हटो, देह से हटो तो मन पर आओ, अपने भावों पर आओ। तुम बच्चों को देखो, शिशुओं को देखो, छोटे हैं, उनके भाव, उनका मन कितना चमक से भरा है, उसकी शाइन देखो। वो भी तो एक साइन है ना, भावों की उत्फुल्लता, उल्लास, उनकी निष्कलुषता, वही तो चमक है। इसीलिए सब बच्चे ऐसे लगते हैं जैसे उनके अंदर कोई दिया जल रहा है, एक रोशनी है उनकी गतियों में, उनके भावों में। हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हमारे भाव मंद होते जाते हैं, हमारे भाव, हमारे विचार, हमारी सारी चीज़ें धूमिल होती चली जाती, क्योंकि हमने अब उनको अपने लिए ना रखकर हमने प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। बच्चा भी तब तक उतना प्रकाशित लगता है जब तक वो स्वांतः सुखाए, जिसको, जैसे तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखी तो उन्होंने उसमें ही कहा कि मैं इसलिए लिख रहा हूँ स्वांतः सुखाए, अपने सुख के लिए लिख रहा हूँ। घर घर में गाई जाए, पढ़ी जाए, ये तो हो गया तो हो गया, उन्होंने नहीं सोचा होगा, हो गया ऐसा। बच्चे भी जब तक बस अपने में ही मग्न हैं तब तक वो प्रकाशित बने रहते हैं। और जैसे ही उनको ये पॉलिटिक्स नज़र आ जाती है कि दूसरे देखें, बस उस दिन से वो धूमिल होना शुरू हो जाता है, उसका सारा ढंग ढांचा धूमिल होने लगता है। जीवन में अगर उल्लास लाना है, ये चमक उल्लास की लानी है, तो हमको अपने इस जीवन के उपहार के प्रति कृतज्ञता से जीना होगा। किसी न किसी ढांचे में, सांचे में हम अपने को एग्जिबिट करते हैं, अपनी एग्जीबिशन लगाते हैं। उस एग्जीबिशन से, उस प्रदर्शन से ही तमाम संप्रदाय बनते हैं, तमाम कल्ट बनते हैं। हर संप्रदाय क्या करता है, वो एक खास किस्म की एग्जीबिशन लगाता है। इसीलिए मैं उसको अक्सर सर्कस कह देता हूँ। तुमको खास ढंग ढांचे के लोग, क्योंकि उनकी उस खास ढंग ढांचे में स्वीकार्यता होगी, इसलिए वो वैसे रहेंगे। वो वैसे बाल, वैसी दाढ़ी, वैसी मूंछ, वैसे कपड़े, वैसा ढंग, वैसी जीवन शैली इसलिए रखेंगे क्योंकि एक विशेष ढंग में उनकी स्वीकार्यता है, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है। ये हो गया प्रदर्शन का तरीका। अब वो व्यक्ति को कोई संतोष तो देने वाला नहीं है, तो इसीलिए फिर वो दुष्चक्र बड़ा हो जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको वैसा मानते चले जाएं, तो वो प्रक्रिया चलती रहे। मनोविज्ञान में ये बीमारी के तौर से भी इस टर्म को एक्सेप्ट किया जाता है। लाओ त्से ने जब लिखा तब वो बात नहीं रही होगी, नहीं तो शायद वो शब्द उपयोग करते, एग्जीबिशनिज्म, प्रदर्शन का ढंग, एग्जीबिशनिज्म। अब ये एग्जीबिशनिज्म तो बहुत तरह से आता है। तुमने बड़ी गाड़ी ली, तुमको गाड़ी में चलने का शौक़ नहीं है, तुमको मज़ा नहीं आ रहा है, तुमको जब तक कई दूसरे लोग जले ना देखकर तब तक तुमको मज़ा नहीं आएगा, तो तुम उसका एग्जीबिशन करोगे। तुम अपनी ज्वेलरी का एग्जीबिशन, तुम अपने महंगे ऑर्नामेंट्स का एग्जीबिशन करोगे, तभी तो मज़ा आता है। मान लीजिए तुमने कुछ गले में पहना वहना है और बहुत कीमती चीज़ है, अब किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, तुम्हारे लिए निराशा होती है कि नहीं होती? तुमको लगता है क्या फ़ायदा, चाहे ये हम अभी डुप्लीकेट मार्केट से ख़रीद के पहन लेते, देखा तो किसी ने वैसे भी नहीं हो, चाहे हम इतना महंगी चीज़ पहनते, क्योंकि रुचि तुम्हारी थी कि दूसरे देखें, तुमको पहन के क्या मज़ा आया, तो अच्छा लगा, कुछ तुम्हारे अंदर तरंगें दौड़ने लगी, ऐसा कुछ हुआ। या तुम मान लीजिए कोई गैजेट इस्तेमाल करते हो,
तो उन गैजेट्स में तुम्हारा जो है रस होना चाहिए, तुम्हारी उपयोगिता होनी चाहिए। जैसे मुझे भी गैजेट्स में बहुत रुचि है, लेकिन मेरी उपयोगिता के हैं, मेरे यूटिलिटी के हैं गैजेट्स जो भी हैं, मैं उनको ही उपयोग करता हूँ। अब तो तुमको पता भी नहीं होगा मैं क्या गैजेट्स यूज करता हूँ, मेरे आसपास के लोगों को छोड़ के मैं बहुत सारे गैजेट्स उपयोग करता हूँ। लेकिन गैजेट भी आजकल एग्जीबिशनिज्म का शिकार है। हाथ में क्यों महंगे से महंगा मोबाइल होना चाहिए? क्योंकि दिखाना है, एग्जीबिशनिज्म है। तुम्हारा काम हो सकता है उससे भी सस्ते वाले में चल जाए, लेकिन तुम्हें ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुमको दिखाना है, एग्जीबिशनिज्म। फिर एग्जीबिशनिज्म का और विकृत रूप तब हो जाता है जब व्यक्ति को अपना शरीर भी दिखाना होता है। तुम्हारा शरीर सौष्ठव सुंदर है, कोई देख नहीं रहा है, तो तुमको ऐसे कपड़े पहनने हैं। कई बार तुमने सुना होगा ऐसी घटनाएं होती हैं, लोग कपड़े उतार कर समंदर के किनारे दौड़ गए, कहीं कोई मैच चल रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, वहाँ कपड़े उतार कर मैदान पे दौड़ गए। महिलाएं भी और पुरुष भी दोनों इसमें शामिल हैं। एग्जीबिशनिज्म, उनको दिखाना है अपने को, कोई देख नहीं रहा था। इसी एग्जीबिशनिज्म का जब और विकृत रूप हो जाता है मनोविज्ञान में, तो लोग जिनको शो कॉल्ड भूत प्रेत का शिकार कहते हैं वो हो जाते हैं। प्रदर्शन वृत्ति, क्योंकि कोई देख नहीं रहा था, कोई देख नहीं रहा था और उनको था कि मुझे दिखाना है, मुझे दिखाना है। तो अब भूत आ जाए, आप झूमिए। अक्सर महिलाओं को, और पहले तो गाँव में ज़्यादा, शहरों में थोड़ा कम हो गया ये प्रकोप, क्योंकि एग्जीबिशन के बहुत सारे और रास्ते शहरों में निकल आए। आप देखिए, उसकी गणित देखिए। लोग कहते हैं कि ये सब अच्छे अच्छे शहरों में भूत प्रेत क्यों नहीं आते? क्योंकि एग्जीबिशन, प्रदर्शन वृत्ति जो थी वो शहरों में अलग अलग ढंग से सेटिस्फाई हो रही है, तृप्त हो रही है। गांव कस्बे छोटे थे बारे, तो वहाँ भूत प्रेत आ जाते हैं। अब एक महिला झूम रही है, बाल हिला रही है, खोल के बाल, ऐसे तो शायद उसको बाल खोल कर घूमने की भी आज़ादी नहीं थी। अब आज भीड़ है, भीड़ के बीच में बाल खोल कर वो पूरा झूम रही है। आ गई कोई आत्मा, कोई देवी, कपड़े फाड़ ले रही है। बहुत सारे ऐसे तुम टर्मिनोलॉजी भी ढूंढ लोगे कि फला भूत आया तो कपड़े फाड़ लिया। अब कपड़े भी कहाँ के फटेंगे? कपड़े तुम्हारे चेस्ट के फटेंगे, तुम्हारे थाइज के फटेंगे। और ये बीमारी भी अक्सर टीनेजर गर्ल्स में या और थोड़ा 30-35 साल के उस दरमियान ये आती ज़्यादा है, जब लोग अपने को दिखाना भी चाह रहे हैं और उनको लग रहा है कोई देख नहीं रहा है, दिखाने का कोई उपाय नहीं है, रिजेक्शन है। तो वो एग्जीबिशनिज्म विकृत होते होते मन में वो भूत प्रेत का रूप ले लेता है, प्रदर्शन वृत्ति आ गई। अब सब देख रहे हैं, अब तुम कुछ भी करो, उछलो कूदो, कैसे भी करो। कभी कभी इसी प्रदर्शन वृत्ति की और अगर चीज़ खराब हो जाती है तो विक्षिप्तता में भी ले जाती है। विक्षिप्त होकर तुम कैसे भी घूमो, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी तो तुमको बहुत संभल कर संयत ढंग से रहना पड़ रहा था, अब तुम कैसे भी घूमो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक चीज़ तो ये बहुत ही घातक मनोवृत्ति है एग्जीबिशनिज्म की, प्रदर्शन वृत्ति की। इससे जो बच गया वो प्रज्ञा को उपलब्ध हुआ, और जिसने इसमें रुचि अपनी समाप्त कर ली उसके जीवन के हर तल पर वो शाइन, वो चमक प्रकट हो जाती है। और लाओ त्से कहते हैं कि जो डींगे हाँकना है, बड़ी बड़ी बातें करना है, वो किसी कौशल का निर्माण नहीं करता। अगर तुम कुशलता चाहते हो जीवन में, तो ये बोस्टिंग की, डींगे हाँकने की चीज़ से तुमको हट जाना है। कुशलता है तो है, कुशलता के लिए तुमको अब बड़ी बड़ी बातें बनाने की ज़रूरत तो नहीं। ज्ञान है तो है, तुमको उसको दिखाने की ज़रूरत तो नहीं, तुमको उसे सिद्ध करने की ज़रूरत तो नहीं है। जब व्यक्ति कुशल नहीं होता है तो बोस्टिंग में जाता है, डींगे हाँकता है, मैंने ऐसा किया या मैं ऐसा कर सकता हूँ, या तमाम चीज़ें, मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं, मेरे जैसा ज्ञानी कभी पहले पैदा नहीं हुआ, आगे पैदा नहीं होगा, या कोई भी चीज़। इसके भी बहुत सटल लेवल्स हो सकते हैं बोस्टिंग के, और वो तुम्हारे कुशलता के जो ढंग हो सकते हैं उनको ख़त्म कर देते हैं।
तो अगर तुम्हें जीवन में कौशल चाहिए तो बेकार की बातों में रुचि नहीं रखनी। जो करना है वो करो, अच्छे से करो। उसको बढ़ा चढ़ा कर बताने की ज़रूरत भी क्या, उससे कुछ मिलने वाला तो है नहीं। और कहते हैं कि जो ये बढ़ा चढ़ा कर डींग हाँकने की बातें करते हैं वो सम्मानित नहीं होते, क्योंकि तुम उन्हीं लोगों को सम्मानित कर पाते हो या सचमुच में उनका सम्मान कर पाते हो जो प्रामाणिक हैं, ऑथेंटिक हैं। ऐसे डींगे हाँकने वाले, बोस्टिंग वाले लोगों का सम्मान भी झूठा होता है, क्योंकि मान लीजिए वो तुम्हारे किसी काम आने वाले हैं तो तुम उनकी बैठकर सुनते हो। जो एक चमचा प्रवृत्ति पैदा होती है ना राजनीति में, व्यवसाय में, समाज में, वो इसी से पैदा होती है कि एक व्यक्ति के पास कुछ संसाधन है, कुछ शक्ति है, और वो बैठकर कुछ भी किस्से कहानी सुनाए तो कुछ लोग बैठकर सिर हिलाएंगे, सुनेंगे उसकी। लेकिन अंदर उनको भी पता होता है कि कुछ मतलब नहीं है इन बातों का, उनको कुछ काम निकलवाना है, इसलिए वो सुन लेते हैं। अब तुम देखो कि इन बातों में उस व्यक्ति को भी रुचि लेने की ज़रूरत क्या, जिसको लोग पहले कदम पर ही सच नहीं मान रहे हैं, पहले कदम पर ही वो उसको रिजेक्ट कर चुके हैं, बस केवल उनको एक मौके की तलाश है। तो सचमुच में ऐसी लफाजियाँ करने वालों के लिए किसी के दिल में सम्मान नहीं होता। सम्मान हमेशा विनम्रता का और प्रामाणिकता का होता है। अगर तुम सचमुच में किसी भी बात में सक्षम हो, प्रतिभाशाली हो और तुम विनम्र हो, तो जो सम्मान पीछे पीछे आता है वो अतुलनीय होता है। सम्मान कोई खरीदने की चीज़ थोड़ा ही होती है। सम्मान तो बस लोगों के भीतर अपने आप पैदा हो जाता है। तुम किसी को दिखाओ कि तुम उससे बहुत प्रेम करते हो और तुम सोचो कि अब इसको तुम्हें पलट के सम्मान देना चाहिए, तो ये एक गलत बात है। लेकिन अगर तुम सचमुच में किसी के प्रति प्रेमपूर्ण हो, तुम सम्मान की अपेक्षा, आकांक्षा ना भी करो, तो सम्मान तो हृदय में उसके उठ ही गया ना। तुमको उसको अतिरेक में बढ़ा चढ़ाकर बताने की ज़रूरत नहीं है कि उससे सम्मान आए। तो एक तो ये बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं। अगर जीवन में कुशलता चाहिए तो बढ़ा चढ़ाकर बातें करना बंद करो। जो करना है उसको बस करो अपनी पूरी प्रतिभा क्षमता के अनुसार, और लोगों के सम्मान के पीछे मत जाओ, क्योंकि अगर उनके सम्मान की तुम आकांक्षा करोगे तो तुम फिर इस बोस्टिंग के शिकार हो जाओगे, क्योंकि तुमको लगेगा कि सम्मान तो ऐसे आ नहीं रहा है। तो सम्मान लाने के लिए अब तुमको कुछ बढ़ा चढ़ाकर सामने प्रदर्शन करना है। तुम सम्मान से बेपरवाह हुए, तुम प्रामाणिक हुए, तुम जैसे थे वैसे हुए, तो सम्मान धीरे धीरे स्वाभाविक ढंग से तुम्हारे पीछे आने लगता है। और जो अपने को सही मानते हैं, जो अपने को सेल्फ राइटियस, लाओ त्से कहते हैं कि वो विख्यात नहीं होते, यानी कि उनकी जो एक प्रामाणिक प्रसिद्धि होनी चाहिए वो नहीं होती। और जो अपनी प्रशंसा करने में लगे रहते हैं उनका कोई स्थायित्व तो नहीं होता, वो टिकते नहीं जीवन में, वो धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं। सेल्फ राइटियस और सेल्फ प्रेज, ये सारी चीज़ें देखा जाए व्यक्ति के लिए बिल्कुल जहर की तरह, और हर तरफ व्यक्ति इन जहरों का शिकार है। सारा झगड़ा झंझट सेल्फ राइटियस, मैं सही हूं तो दूसरा गलत है, इसी तरह से तो बात होती है। जबकि अगर इसको तुम गहराई से देखो तो राइटियसनेस एक ऐसी चीज हो सकती है कि हर कोई सही हो सकता है अपने अपने ढंग से। मेरे सही होने के लिए तुम्हारा गलत होना जरूरी तो नहीं, या तुम्हारे सही होने के लिए मेरा गलत होना जरूरी तो नहीं।
रसगुल्ले को अच्छा होने के लिए मोतीचूर के लड्डू को गलत होना ज़रूरी तो नहीं, ख़राब होना ज़रूरी तो नहीं। या इस तरह से तमाम चीज़ें तुम ले लो उदाहरण में, सब अपनी जगह ठीक हो सकते हैं। मिर्ची अपनी जगह ठीक है, शहद अपनी जगह ठीक है। शहद ठीक है तो मिर्ची गलत है। अब शहद को, हनी को सेल्फ राइटियस हो जाए कि ये जो मधुरता है वो अच्छी चीज़ होती है। ये देखो मिर्ची तीखी ज़बान पे लगती है, मिर्ची को लगे कि अगर ज़बान पे कुछ लगा ही नहीं, कुछ ये एक सेंसेशन ही नहीं आई तो क्या फ़ायदा है शहद होने का। तो ये सब झगड़ा झंझट, हर तरफ ये सेल्फ राइटियस होने की मारा मारी है। और लाओ त्से कहते हैं कि जब कोई इससे ग्रस्त होता है तो उसकी जो प्रामाणिक स्थिति होनी चाहिए, जो प्रोमिनेंट स्थिति होनी चाहिए, वो समाज में धीरे धीरे खो जाती है। थोड़ी देर के लिए कोई हावी हो सेल्फ राइटियस व्यक्ति तो लोगों को लगेगा कि हाँ शायद भाई होगा ठीक, लेकिन जल्दी ही लोग रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि सेल्फ राइटियस में तो हर कोई फिर उसी बीमारी से ग्रस्त है ना, कोई एक आध तो ग्रस्त है नहीं। दूसरे को स्वीकार करता है इसलिए कोई, क्योंकि इस समय अपनी सेल्फ राइटियसनेस उसको प्रूफ करने के अभी जुगत नहीं समझ में आ रही है। वो केवल आक्रांत हो गया है, सप्रेस्ड हो गया है कि अब एक्सेप्ट करना पड़ा, लेकिन उसको अपने को सिद्ध करना है। तो इसीलिए सत्ता परिवर्तन से लेके और तमाम चीज़ों की मारामारी सब इसी पे चल रही है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की लड़ाइयाँ देखो, सेल्फ राइटियस। अब अगर देखा जाए सारी आइडियोलॉजीज मिलकर समाज और मनुष्य के उत्थान के लिए काम करें तो इसमें बुराई क्या है? आप मिलिए, हार्मनी में आइए। लेकिन नहीं, एक को सही होना है तो दूसरे को दुष्ट होना ही है, सेल्फ राइटियस। तो इसको उतार कर उनको बैठना है, फिर उनको उतार कर किसी और को बैठना है। ये जो सत्ताओं की मारामारी है, यहाँ तक कि कोई क्रांति समाज में बहुत दूर तक सफल नहीं हुई और कोई बहुत गहरा परिवर्तन नहीं ला पाई, इसलिए क्योंकि हर क्रांति में सेल्फ राइटियसनेस है, कोई इज्म आ जाए। ये जो कल्ट और ये सब जो प्रॉफेट्स और ये सब मसीहाज आते गए, इनकी परेशानी क्या हो गई? उनकी हो सकता है ना रही हो, उनकी ना रही हो, लेकिन उनके पीछे जो उनके अनुयायी आते हैं उनकी परेशानी वही सेल्फ राइटियस, मैं सही हूँ दूसरा गलत है। समाज के विध्वंस की सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये चीज़ है। घरों में संबंधों का टकराव, सेल्फ राइटियस, मैं सही हूँ दूसरा गलत है। सब हर संबंध की यही उलझन है। लेकिन अगर इसमें लाओ त्से की अंतर्दृष्टि से देखा जाए, ताओ की अंतर्दृष्टि से जो एक समग्र अंतर्दृष्टि होती है, तो उसमें हो सकता है सब एक साथ सही हो सकते हैं। संबंध में भी तुम क्यों हो, संबंध के फ्लावरिंग के लिए, उसकी खिलावट के लिए, उसके विकास के लिए, एक दूसरे के जीवन के विकास के लिए, तो दोनों सही हो सकते हैं। ये एक ऑर्केस्ट्रा जैसा हो सकता है, एक रेसिपी जैसी चीज़ हो सकती है जिसमें हर मसाला अपनी जगह पर ठीक ठीक काम करता है और किसी रेसिपी को एक अच्छा स्वाद देता है। या ऑर्केस्ट्रा में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजते हैं और एक संगीत का निर्माण करते हैं, वैसी भी व्यवस्था हो सकती है। लेकिन जैसे ही ऑर्केस्ट्रा में ढोलक बजी और गिटार ने झगड़ा शुरू कर दिया कि ये क्या हुआ, तो संगीत तो हम रोज़ सुनते हैं, संगीत में मज़ा भी आता है, लेकिन जीवन में वो कभी नहीं लगाता कोई। जीवन में किसी को नहीं लगाना है, क्योंकि जीवन में किसी के संगीत नहीं है सेल्फ राइटियस होने के कारण, इसीलिए बाहर के संगीत में बड़ी रुचि है। वो लोग बाहर के संगीत में बड़ी रुचि लेते हैं। इसका मैंने उल्टा भी देखा, अगर कोई व्यक्ति सचमुच में सेल्फ राइटियसनेस से बाहर हो जाए और एक सर्व स्वीकार में जीने लगे, कि हो सकता है बहुत सारे दृष्टिकोण हो सकते हैं, लोग ठीक हो सकते हैं, तो फिजिकली भी वो बहुत कम संगीत सुनेगा। मैं नहीं कह रहा कि अच्छा है या बुरा है, ज़रूरत नहीं लगती। वो इतने रिद्म में, इतनी हार्मनी में होता है कि उसको ज़रूरत नहीं लगती। जिन लोगों के जीवन से रिद्म चली जाती है, रूखा सूखा हो जाता है सेल्फ राइटियस होने के, उनको लग रहा है कि मैं सही हूँ, तो संगीत
कि पीछे पड़ जाते हैं हाथ धो के। इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ उनको कम से कम उनके अंतर मन को थोड़ा सा लगता है कहीं कुछ तो रिद्म है, कहीं तो कुछ सब ठीक है। संगीत का मतलब क्या होता है? सब ठीक है। यहाँ पर जितने भी स्वर आ रहे हैं, जितने भी सुर आ रहे हैं, सब ठीक है। सेल्फ राइटियसनेस बहुत ही घातक जहर है, उससे बचना है सभी को। धार्मिक लोगों को बचना है, राजनीतिक लोगों को बचना है, अपने संबंधों में बचना है। और बचेंगे तब जब हम उस समग्र स्वीकार्यता की स्थिति को जानेंगे, समझेंगे। उससे पहले नहीं बच पाएंगे। और अपनी प्रशंसा, लाओ से कहते हैं कि अगर अपनी प्रशंसा में कोई व्यक्ति रत रहता है तो वो भी हमेशा टिका नहीं रहता। अब हम अपनी प्रशंसा में रहें या लोगों से अपनी प्रशंसा करवाएं, ये भी एक बहुत घातक जहर है। प्रशंसा की यूं देखा जाए ज़रूरत क्या है? प्रशंसा की कोई ज़रूरत है? अगर लोग समझदारी से जी रहे हों, अगर लोग संवेदनशीलता से जी रहे हों, तो किसी को किसी की प्रशंसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा होना ही लोगों के लिए प्रशंसा होगा। तुम्हारी निगाह उठेगी और उसमें उस व्यक्ति के होने का इतना सम्मान होगा, उसकी बीइंग की इतनी एक्सेप्टेंस होगी कि प्रशंसा बेमानी है। हमने तुम्हें देखा, मेरी निगाह में तुम्हारी बीइंग की कोई एक्सेप्टेंस नहीं है तुम्हारे होने की, फिर मैं तुम्हारी प्रशंसा शुरू करता हूँ। और अगर मैं लफ़ाज हूँ, जैसा लाओ से पहले कहे आए हैं, बोस्टिंग, मेरे पास शब्द कौशल है, लफ़ाजी है, तो मैं तुम्हारी तमाम प्रशंसा कर सकता हूँ और तुम बड़े गदगद हो जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल मज़ा आ गया, ऐसा तो कभी पहले बताया ही नहीं हमको किसी ने। अरे घर में पल बढ़ गए, किसी ने बताया ही नहीं, इतने सुंदर हैं, इतने ज्ञानी हैं, आपने बता दिया। अक्सर जब ये पहले पहले प्रेम के चक्कर में लोग पड़ते हैं ना, अब उम्र है, वो पड़ जाते हैं लोग, तो उसमें यही सबसे बड़ा जो झमेला पैदा होता है, प्रशंसा। ऐसी ऐसी प्रशंसा की लोग समझ ही नहीं पाते कि प्रशंसा का कोई मतलब भी है। प्रशंसा करनी है किसी की और उनको प्रशंसा लेनी है। यानी कि दो तल हैं, या तो तुम खुद करो अपनी, खुद ना कर पाओ तो दूसरे से करवा के सुनो। तो कोई मिला किसी के प्रेम में, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो भाई नाक बहुत सुंदर है। और प्रशंसा में देखिए, जो कवियों की कल्पनाएं सुनिए, अगर वो सारा तुम पिक्चर बना दो तो कभी कभी लगेगा ये कौन सा एनिमल प्लेनेट चैनल चल रहा है, कि ये मछली जैसी आँखें हैं, ये सुराही जैसी गर्दन है, और ये गुलाब जैसे होंठ हैं, और मुझे सारा याद भी नहीं आता क्योंकि इस तरह से मैंने कभी किसी को बोला नहीं, तो रिकॉल करने में बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन तुम सब याद कर सकते हो, यू नो वेरी वेल, सारी चीज़ें तुमको पता है क्या क्या। सब जानवरों से तुलना है, हिरनी जैसी चाल है, और पूरा एनिमल प्लेनेट खड़ा हो जाता है। और सुनने वालों को कितना अच्छा भी लगता है कि कितनी मेरी प्रेज कर दी। अच्छा, मछली तुम्हारी आँख पे लगा दी जाए तो तुम देखो, मछली जैसी आँख तुम्हारी, ये आँख कम अच्छी है, नहीं तो मछली जैसी होनी चाहिए आँख। ये सब देखा जाए तो स्यूडो गेम चलता है। तो ये जो आपस में जो प्रेमी लोग भी एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं ना, बड़ी स्टूपिड सी प्रशंसा होती है, तो खुश होते हैं लोग। अब दूसरों से जिनको ना करवा के मिले तो वो अपनी शुरू कर देते हैं। नेता हों, धर्मगुरु हों, अभिनेता हों, उसी प्रशंसा में लगे हुए। और इसी प्रशंसा का दूसरा रूप आज के ज़माने में पैदा हुआ, और उसने मनोविज्ञान में एक टर्मिनोलॉजी ली जो लाओ त्से के ज़माने में नहीं थी। वह है नार्सिसिज्म। नार्सिसिस्ट एक फिनोमेना होता है, और ये एक रोमन जो मिथक है नार्सिसस, उससे बना है। कहते हैं कि नार्सिसस व्यक्ति था, जो भी था, युवा था, सुंदर था, अच्छा था। एक बार वो किसी झील पे गया और झील में झांका, उसने पानी पीने के लिए, मुंह धुलने के लिए गया होगा, और झील में उसका प्रतिबिंब पड़ा, और उसको लगा कि अरे इतना सुंदर,
इतना अद्भुत। और कहते हैं कि वो झील में झांकता ही रहा। ये मिथक है यूनानी, रोमन। और कहते हैं कि वो वहीं किनारे बैठे बैठे मर गया, न खाया न पिया न हटा, देखता ही रहा, इतना सुंदर, आत्ममुग्ध हो गया। तो इसी को जब हम हिंदी में कहेंगे आत्ममुग्धता, और साइकोलॉजिकल सिंड्रोम बनता है नार्सिसिज्म, नार्सिसिस्ट व्यक्ति उसको हम कहते हैं, अपनी ही मुग्धता में खोया हुआ है। तमाम लोग बस अपनी ही मुग्धता में खोए हुए हैं, बस ऐसे नाक करके घूमते रहते हैं। उनको लगता है कि बस जो मेरे पास है वो किसी के पास नहीं, जैसा मैं हूँ ऐसा तो कोई नहीं दुनिया में हुआ। और जब ये लोग उनको बता भी जाते हैं जैसे आप हुए हैं वैसे दुनिया में कोई नहीं, तो कितना सुकून मिलता है। प्रशंसाएं हमेशा झूठी हैं, बेमानी हैं, प्रशंसाओं का कोई मूल्य नहीं। और प्रशंसा में हमेशा ध्यान देना, जब भी कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है वो तुम्हारे प्रेम में नहीं होता। जब कोई तुम्हारे गहरे प्रेम में होता है वो प्रशंसा नहीं करता, वो तुम्हें इतने गहनतम ढंग से स्वीकार करता है कि उसके होने से ही तुम उल्लसित हो जाते हो, तुम्हारा रोम रोम स्पंदित हो जाता है। और जब कोई अपनी प्रशंसा शुरू करता है, नार्सिसिज्म में जाता है, तब क्या होता है, तब व्यक्ति स्वयं से प्रेम करना बंद कर चुका होता है। स्वयं के प्रेम में होना उसका बंद हो चुका होता है। स्वयं के प्रेम में होना कैसे बंद होता है, यानी कि तुमने अपनी कुशलता, अपनी दिव्यता, अपनी गहनता, उस सबको अब भुला दिया, विस्मृत कर दिया है। तुमने अपने उस जड़ों को, उस अपने जो तुम्हारी जड़ों का विशिष्ट ढंग था उनको तुमने भुला दिया है। तो तुम अपनी आत्मश्लाघा में, आत्ममुग्धता में, आत्म प्रशंसा में लगोगे। उसके पहले कोई ज़रूरत नहीं, तुम जैसे हो प्रसन्न हो। तुम्हारा होना ही बोलता है, तुम्हारा होना ही बोलता है, किसी अलग प्रशंसा की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए ही कहीं भी अतिरिक्त प्रशंसा अगर आए तो सावधान हो जाना चाहिए, वो अनावश्यक है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। प्रशंसा और प्रेम का अभाव, इन दो बातों को हमेशा ध्यान रखना। जो व्यक्ति तुम्हारे गहन प्रेम में होगा कोई प्रशंसा नहीं करेगा, लेकिन तुम उसकी आंखों में, उसके होने में देख लोगे। और जो तुम्हारे प्रेम से रिक्त होगा, तमाम गीत कविताएं प्रशंसा की लिख डालेगा और तुम उससे ग्रस्त हो जाओगे। एक ये चीज। अब लाओ त्से कहते हैं कि ये जो सारे रास्ते हैं, जो तौर तरीके हैं, ये घृणित हैं, अरुचिकर हैं, सतही हैं, अनावश्यक हैं। ये अनावश्यक अतिरेक की चीज़ें हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब इनमें रुचिकर क्या हो सकता है। ये जितनी भी बातें ऊपर बोल के आए हैं उनको सब देखिए, एक एक को रिपीट करेंगे तो अलग बात है, तुम याद रखो उनको। लाओ त्से कहते हैं कि ये सब ऑडियस हैं, डिस्टेस्टफुल हैं, घृणित, अरुचिकर, इनका कोई मतलब नहीं, और ये अनावश्यक भी हैं, जीवन में एक भार की तरह हैं। और वो कहते हैं ये ऐसे ही हैं जैसे पेट में होता हुआ दर्द या शरीर में कोई ट्यूमर। लाओ त्से ने बड़ा कठोर शब्द उपयोग कर दिया। उन्होंने कहा कि बताइए, ये सब सारी चीज़ें बीमारी की तरह अतिरिक्त हैं, पेट में होने वाले दर्द की तरह जो तुम्हें चैन से बैठने न दे, शरीर में एक ट्यूमर की तरह एक एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई है शरीर में। अब एक्स्ट्रा ग्रोथ की ज़रूरत क्या होती है। ट्यूमर उन सेल्स को ही तो कहते हैं जो शरीर में एक्स्ट्रा ग्रो हो जाती, और हमको तो सब कुछ एक्स्ट्रा ही चाहिए था, ज़्यादा नहीं, इतने मज़ा नहीं आया, कुछ और चाहिए था। अब मान लीजिए तुमको प्रेम मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, सम्मान मिल जाए, स्वास्थ्य मिल जाए, फिर भी तुमको लगता है कुछ और चाहिए था, मज़ा नहीं आया, कुछ और चाहिए था।
तो कभी कभी शरीर भी थक जाता है तुम्हारे इस और की मांग से, तो वो अपनी फिर सेल्स को बढ़ाने लगता है। वो कहता है कि भाई ऐसे ही और मिलेगा, बाकी तो जितनी काम की सेल्स थी, कोशिकाएं थी, वो तो हमने बना ली थी। नेचर भी सोचती, निसर्ग भी सोचती है कि वो तो बन गई थी, अब इनको और चाहिए तो कुछ और सेल्स पैदा कर देते हैं, तो वो बन जाते हैं ट्यूमर। तो ये तुम्हारी और की मांग, और प्रशंसा, और प्रतिष्ठा, और सारी चीज़ें, और शक्ति, और ऊंचा होना, इनका अंतिम परिणति सचमुच में कभी कभी ट्यूमर की तरह, सचमुच में कभी कभी कैंसर की तरह हो जाती है। वो तुम्हारे शरीर का कैंसर ही है, और पेट में होने वाले दर्द की तरह। लाओ त्से के आज के वचन बड़े मुझे कमाल के इसलिए लग रहे हैं क्योंकि वो जो बात कह रहे हैं वो बड़ी व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक है, लेकिन उसके एक्चुअल परिणाम भी ऐसे आज के समाज में हम देखते हैं तो हैरान करते हैं। आजकल बहुतायत में लोग अपने पेट से ही परेशान हैं, उनके स्टमक प्रॉब्लम्स क्यों, पेट में दर्द क्यों, दर्द के अनेक तल, अल्सर हैं या और तमाम प्रॉब्लम हैं, क्योंकि ये और की मांग करने वाला सबसे एक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास मिला हुआ है, जिसको हम और के अपने उस कार्य व्यापार में शामिल कर सकते हैं। जैसे दिल है अपना, तो उसमें कुछ और खून तो भर नहीं सकते, अब वो अपना पंप कर रहा है, उसका अपना मेजरमेंट है, रेगुलेट होता है, वो जो वाल्व वगैरह लगे होते होंगे ना, तो अपना मेजरमेंट करके वो अपना उतना लेते हैं, उतना बाहर फेंक देते हैं। ये एक आइटम ऐसा नेचर ने दिया हुआ है जिसमें और की गुंजाइश है, जिसमें और डालो और ठूसो पेट में। क्योंकि अक्सर लोगों को जब ये प्रवृत्ति बन जाती तो ये खाने पीने की, तुम खाने पीने को भी देखिए रिलेट कर लो, क्यों लोग भाग रहे हैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, और उससे कोई पेट स्वस्थ हो रहा है ऐसा नहीं, वो पेट का दर्द ही पैदा कर रहे हैं या पेट की समस्याएं पैदा कर रहे हैं। फिर अलग पूरी मार्केट क्लीनिंग, डिटॉक्सिफिकेशन की और इस सब की भी पैदा हो जाती कि ये करो, और फिर उल्टा सीधा खाकर, और फिर ये भी चलता रहा है कि बातें पेट में पचती नहीं, पेट फूल रहा है लोगों का, लोग बात नहीं कर पा रहे हैं, पेट में अफारा ठस गया है उनके, और ज़्यादा अपने चीज़ों को दिखा नहीं पाए, पेट फटा जा रहा था, लॉटरी लग गई थी, लोगों को बता नहीं पाए, बड़ी गाड़ी खरीद ली थी या कुछ महंगी ज्वेलरी बता नहीं पा रहे थे, पेट फूल रहा था। सब पेट से ही संबंधित मुहावरे भी हैं हमारे पास। क्यों? कुछ तो रिश्ता होगा इसका। पहला तो प्रैक्टिकल रिश्ता है कि ये हमारे उस दुष्चक्र का हिस्सा बन सकता है जो और हम अपने जीवन में डालना चाहते हैं, एक्सेस, तो हमारा स्वास्थ्य जाता है। और ये एक पेट में होने वाले दर्द की तरह सारी चीज़ें हैं, इनका कोई भी व्यावहारिक प्रयोजन नहीं है, ये लाओ त्से कह रहे हैं। और इसीलिए, और हो सकता है लाओ त्से की अंतर्दृष्टि रही हो कि इसके अंतिम परिणाम तो यही होने वाले हैं जब इस सब पे चलोगे, इसीलिए उन्होंने यही दो चीज़ें, दो उपमाएँ चुनी, और शरीर में होने वाले ट्यूमर जो एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है, ये सब एक्स्ट्रा का मामला है। पहले के ज़माने में, अब तो देखिए लोग ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं तो पेट वेट अंदर रखते हैं। पहले के ज़माने में तो समृद्धि की निशानी होती थी कि थोड़ी तोंद बाहर होनी चाहिए, तो अक्सर लोग कहीं जाते थे तो शान से बैठकर अपनी तोंद पे हाथ फिराते थे। जब तक शर्ट के बटन फटने वाली कंडीशन में ना आ जाएं, तब तक लगता नहीं था कि घर में खाने पीने को मिलता है कि नहीं मिलता है। माँओं को भी नहीं अच्छा लगता था बेटे का पेट अंदर हो, जब तक वो निकल कर सामने आए और शर्ट की बटन न टूटने लगे तब तक उनको भी चैन नहीं आता था। समृद्धि की निशानी होती थी पहले के वक्त में। अब लोग थोड़ा कॉन्शियस हो गए हैं कि नहीं, पेट अंदर होना चाहिए, ये एक मसला आ गया। और हेल्थ कॉन्शियस ये तो हो गए कि पेट अंदर होना चाहिए, लेकिन पेट के अंदर क्या होना चाहिए, अब लोग इसमें पूरी तरह से भ्रमित हो गए। आज की लाइफ स्टाइल में इतना तो लोगों को अब समझ में आ गया कि अब देखिए, पहले के गुरु लोगों को भी कहाँ मज़ा आता था। अगर कुछ बड़ी तोंद वाला कोई गुरु भी बैठे तो वजन आता है, लगता है ये कुछ है गुरु। अब हमारे जैसा कोई
बैठ जाए तो मज़ा ही नहीं आता, कब आके निकल गया तो पता ही नहीं चलता। तो अब जब लोगों को ये आज के टाइम में ये बात पता चल गई कि पेट अंदर होना चाहिए, तो वो ये बात भूल गए कि पेट के अंदर क्या होना चाहिए। तो पेट के अंदर तुम फिर कुछ भी डालते रहो। जब कुछ भी डालते रहोगे तो स्वास्थ्य तो जाएगा ही जाएगा, और जब स्वास्थ्य जाएगा तो लाओ से के पीछे वाली सब बातें, वो चमक और वो सब कहाँ से लाओगे। अच्छा, विज्ञापन और मैगजीन्स वगैरह में पढ़ता हूँ तो कभी कभी मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ। जैसे कोई फिल्म स्टार्स या जो एक्टर एक्ट्रेसेस जो होती हैं, उनका पढ़ेंगे कि भाई वो 45 साल 50 साल में, और उनका देखिए चेहरा, देखिए उनका 45-50 साल में चेहरा क्या देखें। अगर आप अच्छे ढंग से रह रहे हैं तो आप 50-60 साल तक भी बिल्कुल चमकदार सुंदर बने रह सकते हैं। ये तो आपने अप्राकृतिक जीवन जी लिया, अननेचुरल, तो आप 50 साल में मेंटेन करके उसको अचीवमेंट समझते हैं। वो अचीवमेंट नहीं है। अगर आप ठीक ठीक जीवन जिए जैसा लाओ त्से की अंतर्दृष्टि है, तो मैं पूरे यकीन से समझता हूँ 70-75 साल तक, 75 पे थोड़ा तुमको ज़्यादा लगेगा, लेकिन 70 तक तो तुम पक्का ही मान लो, तुम बिल्कुल स्वस्थ, स्मूथ और पूरे अपनी चमक के साथ रह सकते हो। इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। और ज़्यादा के चक्कर में पड़ोगे तो फिर बॉडी का ट्यूमर और ये कैंसर ही तुम्हारे लिए फिर पलकें बिछाए बैठा होता है। प्रशंसा में रुचि, अब कैंसर या ग्रोथ वाले पेशेंट्स को पीछे लौट के सारा लिस्ट बना लेनी चाहिए किन किन से उनको हट जाना है, तो उनको एक ट्रीटमेंट का मेथड मिल जाएगा। आगे लाओ त्से कहते हैं कि जब तुम इस ताओ के पथ पर चल रहे हो तो इस सारी चीज़ों को तुम्हें उखाड़ कर फेंक देना चाहिए और उनको पीछे फेंक देना है। और जो लोग इस मार्ग को, शाश्वत मार्ग को, ताओ को अनुसरण करते हैं, उन्हें ऐसे लोगों से बचना चाहिए। बिल्कुल फाइनल बात लाओ त्से कोई लाग लपेट के बिना कह रहे हैं कि उखाड़ के फेंक दो उन सारी वृत्तियों को। ये पंजों के बल खड़े होने की, ये लंबे डग भरने की, ये महत्वाकांक्षाओं की, ये प्रशंसा की, ये एग्जिबिशनिज्म की, ये नार्सिसिज्म की, ये जितनी भी प्रवृत्तियाँ हैं, इन सबको उखाड़ कर फेंक दो। अगर ताओ में रहना है, स्वस्थ रहना है, सहज रहना है, तो उन सबको हटाओ। और जो लोग इन सब में लिप्त हैं उनका सत्संग भी ना करो। लाओ त्से बिल्कुल सीधी करें, ऐसे लोगों के साथ मत रहो। अगर तुम्हें ताओ का अनुसरण करना है तो ऐसे लोगों से बचो जो सेल्फ राइटियस हैं, सेल्फ प्रेज में हैं, नार्सिसिज्म में हैं, एग्जिबिशनिज्म में हैं, हर चीज़ जो पूरे सूत्र में बोल के चले आए, उनसे बचो। ऐसे कल्ट से बचो, ऐसे फिलोसफीज से बचो, ऐसे संप्रदायों से बचो, ऐसी विचारधाराओं से बचो, ऐसे नेताओं से बचो, और ऐसे अपने मित्रों से, ऐसे अपने संगी साथियों से भी बचो। और सहज जीवन जियो। सहजता ही स्वास्थ्य है, सहजता ही बोध है, इनलाइटनमेंट है, सहजता ही वो प्रकाश है, वो चमक है, सहजता ही तुम्हारे जीवन की उस शाश्वत धारा का नाम है। और तब तुम देखोगे कि ये मारामारी करनी ही क्यों थी। जब पूरे अस्तित्व ने तुमको संभाला हुआ है तो इस मारामारी की ज़रूरत ही क्या है, इतनी बेचैनी, इतने संताप की ज़रूरत ही क्या है। उस ताओ ने, उस समग्रता ने तो तुमको संभाला हुआ है। और ये फिर एक परम आस्थामय जीवन। न तुमको अब ज़्यादा ज्ञानी होने की चाह, न तुमको ज़्यादा स्वस्थ होने की, न ज़्यादा ध्यानी होने की चाह। तुमको अब किसी और की चाह नहीं। किसी ढंग से, मत से तुमको जाना जाए, पहचाना जाए, तुमको उसकी चाह नहीं। ना अपनी, न किसी दूसरे की प्रशंसा की चाह। और फिर तुम देखो, यही है लिबरेशन। और लिबरेशन क्या होगी, मुक्ति क्या होगी। इस सूत्र के एक एक सोपान को, एक एक पायदान को तुम समझकर अपने जीवन में उतार लो, वही मुक्ति है। बाकी और कोई मुक्ति तो होती नहीं कहीं पर। आज के लिए इतनी